अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। इस प्लेटफॉर्म को मुहैया करने का मकसद असल में उन नए रिसर्चर्स जो कि अभी अभी रिसर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं, उन रिसर्चर्स के लिए कुछ हेल्प प्रोवाइड करना है। क्योंकि जब मतलब कि जिस वक्त हमने ये चीज़ें स्टार्ट की थी तो उस वक्त इतनी ख़ास हमें हेल्प प्रोवाइड नहीं होती थी। लाइक हमें जस्ट कह दिया जाता था कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें, लेकिन फिर भी हमारे टीचर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की। तो उसी हेल्प को मतलब कि उसी जो मेथड उन्होंने हमें बताए थे, जिस मेथड से मतलब कि उन्होंने हमें सिखाया था, फिर उसमें कुछ डिफरेंट मतलब कि जगहों से हमने मज़ीद कुछ मेथड सीखे। तो उन मेथड्स को हमने इकट्ठा करके नए आने वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने हैं ताकि वो उन मुश्किलात से ना गुजरे जिनसे हम गुजर चुके हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। सो आज हमने डिस्कस करना है हाउ टू कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग योर रिसर्च। मीन्स एज कि अगर आपने, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था कि कैसे आपने रिसर्च टॉपिक को चूज़ करना है, अब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं कि अगर आपका रिसर्च टॉपिक आपके पास आ गया है, मतलब आपको एक रिसर्च टॉपिक मिल चुका है, अब आपने उसके रिलेटेड डाटा को कैसे इकट्ठा करना है और फिर आपने उस डाटा को इंटरप्रेट कैसे करना है, फिर आपने कैसे मतलब कि उसे यूजफुल बनाना है, कैसे उसे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे और कंप्लीट आपको एक मेथड सिखा देंगे जिससे आप अपने जो थीसिस है या अपना जो पेपर है आप लिख कैसे सकते हैं, फिर उसे सबमिट कैसे करा सकते हैं। सो आपको हर एक चीज़ इंशाल्लाह फुल गाइडेंस, हर एक चीज़ के लिए हर चीज़ की फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो फर्स्ट है कि कैसे डाटा कलेक्ट किया जाए। पहला जो मतलब कि इसमें जो डाटा मतलब हमारे पास जो रिसर्च का जो डाटा होगा उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि उन पैरामीटर्स को देखते हुए हम मतलब कि सिलेक्ट करेंगे कि हम अपने मतलब गोल में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। सो पहला जो पैरामीटर है वो ये है योर वे ऑफ रिसर्च। आप रिसर्च कर किस तरह से रहे हैं। लाइक एज के जैसे हमें ये तो पता है कि हमारे पास या तो थ्योरेटिकल होता है पार्ट या एक्सपेरिमेंटल होता है। सो उसके अलावा मतलब आप रिसर्च किस तरह से करना चाह रहे हैं, आप कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स करना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, या ओवरऑल एक सिंपल के लाइक एज के सिंपली कोई कैरेक्टराइजेशन करना चाह रहे हैं। सो अगर आपके माइंड में सिंपल है तो आप ट्राई करें कि आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक उठा लें, स्पेसिफिक एप्लीकेशन चूज करें। स्पेसिफिक एप्लीकेशन चूज करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग मींस के एप्लीकेशन के रिलेटेड आपको बहुत सारा डाटा ऐसा मिल जाएगा जिससे आप अपने थीसिस को, अपने पेपर को बहुत अच्छा लिख सकते हैं। सो पहला जो आपका है ना योर वे ऑफ रिसर्च, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन करनी है या सिंपल कैरेक्टराइजेशंस करनी है। कैरेक्टराइजेशन में जस्ट सिंपल ये होता है कि कैरेक्टराइजेशन की वजह से कोई एप्लीकेशन नहीं बन पाती। सो आप ये कह लें कि एक चीज़ है जो कि विदाउट हेडिंग है और एक चीज़ है जो विद हेडिंग है। मतलब एप्लीकेशन जो है वो विद हेडिंग में यूज़ कर लें और जो सिंपल कैरेक्टराइजेशन है वो विदाउट हेडिंग यूज़ कर लें। सो जब भी कोई आपका मतलब कि उस डाटा को पढ़ने की कोशिश करेगा सो हमेशा उसके माइंड में आप देखें, जब अगर वो हेडिंग के साथ होगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये है क्या चीज़, और अगर बगैर हेडिंग के तो ऑटोमेटिकली है कि वो बेचारा कंफ्यूज रहेगा कि लिखा क्या हुआ है। सो आपने हमेशा मतलब कि अपने माइंड में गोल सेट रखना है कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है। सो उसके लिए एप्लीकेशन अपने माइंड में रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर एप्लीकेशन नहीं भी है तो कैरेक्टराइजेशन में भी आपको ये सारे पैरामीटर्स आगे यूज करने ही होंगे। सो मेन चीज़ है आपकी एप्लीकेशन कि आपने एप्लीकेशन क्या चूज की है। सो उस एप्लीकेशन को फोकस करके आपने मतलब कि गूगल स्कॉलर के अंदर या फिर जो डिफरेंट जर्नल्स हैं उन जर्नल्स की एक लिस्ट है। मतलब कि हमारे पास इस वक्त अपनी रिसर्च के दौरान ही हमने कम से कम 48 ऐसे रिसर्च इंजन ढूंढे थे जिसमें मतलब कि हम डाटा मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप लॉ के रिलेटेड डाटा कलेक्ट करें सो आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको गूगल स्कॉलर से इतना अच्छा डाटा मिल सके। सो हर एक मतलब कि हर एक फील्ड के रिलेटेड हमने कुछ जर्नल्स की एक लिस्ट तैयार की हुई है, वो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आपने अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड वो जो जर्नल हम आपको मतलब कि प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जर्नल के जो लिंक्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपने उनमें से अपने जो एप्लीकेशन उसके रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करना है।
थर्ड वन इज सर्चिंग मेथोडोलॉजी। अब सर्चिंग मेथोडोलॉजी बहुत काम आती है। मीन्स एज आप सिंपल अगर एक एप्लीकेशन को लिखते हैं तो एप्लीकेशन के रिलेटेड आपको डाटा उसी वक्त प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन सपोज एज अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिखते तब आपको डाटा ढूंढने में बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना होता है। तो आपने अपने मटेरियल मतलब रिसर्च के रिलेटेड ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं कि जिन्हें अगर आप पुट करें तो आप देखेंगे कि आपके पास डाटा जो है वो इजीली अवेलेबल होना शुरू हो जाए। लाइक जैसे कि मैं सिंपल कहूँ कि अगर आपको कहा जाए कि डायलेक्टिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट की जाएं, अब डायलेक्टिक प्रॉपर्टीज आप सिंपल लिखें तो आपको जस्ट उनकी डेफिनेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उसी जगह पे रियल परमिटिविटी और डायलेक्टिक लॉसेस का जिक्र करते हैं, आपको उसी वक्त जहां पे आपको जस्ट डेफिनेशन आ रही थी अब आपको उसके रिलेटेड पेपर भी मिल जाएंगे। मतलब आपने ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं अपनी सर्चिंग मेथोडोलॉजी के अंदर जिनसे आपका जो डाटा है वो इजीली अवेलेबल हो जाए। और फिर आपने जर्नल्स को भी ढूंढना है कि किन जर्नल्स में ये डाटा पब्लिश हुआ है। समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक फील्ड होती है, आप उनमें ढूंढते रहे, आपको अपने मतलब उस एप्लीकेशन के रिलेटेड कुछ भी डाटा नहीं मिल सकेगा। पहले आपने उन जर्नल्स को देखना है, उन जर्नल्स के रिलेटेड भी आपने कुछ कीवर्ड्स को ढूंढना है। लाइक जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एक सिंपल एग्जांपल थी कि देखें आप अगर डायलेक्टिक लॉसेस लिखते हैं तो इतने ज़्यादा मतलब कि सपोज 5 to 10 पेपर मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन उसी जगह आप रियल डायलेक्टिक कांस्टेंट या फिर आप डायलेक्टिक लॉसेस या इमेजिनरी डायलेक्टिक कांस्टेंट का वर्ड यूज करते हैं तो वहीं पे आपको 10 की बजाय 20 to 50 पेपर्स मिलेंगे, मतलब कि आपकी जो रेशियो बढ़ जाएगी। आपकी जो सर्चिंग मेथोडोलॉजी है वो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज कलेक्टिंग डिफरेंट पेपर्स। अब इसमें क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो मतलब कि एक ही मतलब कि हमने तो एक ही एप्लीकेशन पे काम करना होता है। असल में इसमें ये होता है कलेक्टिंग डिफरेंट पेपर्स के अंदर सबसे पहले जो चीज़ होती है वो ये होता है कि आपने इन चीज़ों का पहले थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ा हुआ हो, आपने अपने जो मटेरियल है उसका थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ा हुआ हो कि उसके अंदर पीक्स कहाँ कहाँ पे आ सकती हैं, या फिर आप ऐसे कहें थ्योरेटिकल के अंदर है तो आप उसके अंदर मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज यहाँ से आ सकती हैं, ये वाली इक्वेशन यहाँ बन सकती है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। देन आप आते हैं फिर कलेक्टिंग डिफरेंट पेपर्स पे। इसमें ये होता है कि आपने डिफरेंट पेपर्स, अब सपोज है अब मैं एक्सपेरिमेंटल की भी मतलब कि एग्जांपल दूंगा और साथ ही थ्योरेटिकल की भी एग्जांपल दूंगा। एक्सपेरिमेंटल में सपोज आप काम कर रहे हैं आयरन के ऊपर, अब सपोज आपको आयरन का लेटेस्ट वर्जन नहीं मिल रहा, मतलब कि जो पेपर्स का लेटेस्ट वर्जन है आपको नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप देखें तो यहीं पे आपके पास कोबाल्ट Fe3O4 है। अब होता क्या है, हम इसे छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्यों? सपोज है ये मतलब कि अभी 2020 का पेपर है ये। अब क्या होगा, आपने जब पेपर को रीड करना है आपने जस्ट इसके रिलेटेड जो लाइंस हैं आपने उन लाइंस पे फोकस करना है। ये नहीं है कि अगर आपके पास मतलब कि कोबाल्ट मैग्नेटाइट में आ चुका है या कोबाल्ट फेराइट्स के अंदर आ चुका है आपने उसे रीड ही नहीं करना। अब उन पेपर्स को उठाएं, उनमें देखें कि उसने यहाँ पे जिस पेपर के अंदर 2020 के पेपर के अंदर या नेक्स्ट पे जो मतलब जिनमें जो पेपर पब्लिश हो उसमें अगर सपोज ये वैल्यूज आ रही हैं या ये चीज़ें आ रही हैं तो उसने ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड की हैं, क्योंकि जब भी कोई पेपर पब्लिश होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क होना चाहिए, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो नया होगा। लाइक आप ऐसे कह लेंगे सपोज है आपने लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काम करना है, आप नॉन लीनियर को भी पढ़ें। जब आप नॉन लीनियर को पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ हिंट होंगे जो लीनियर के रिलेटेड होंगे। आपने असल में डिफरेंट पेपर्स को कलेक्ट करना होता है, लेकिन करने इन्हीं के रिलेटेड है। ये नहीं है कि आप अब आपका मतलब कि मैग्नेटाइट था या आपका लीनियर था, आप जी क्या नाम है यहाँ से आप क्वाड्रेटिक को उठा के बैठे हों और यहाँ पे आप क्या नाम है आयरन की बजाय मैग्नेटाइट की बजाय आप ग्रेफाइट को लेके बैठे हो। इस तरह से नहीं करना, मतलब
इसी टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई कंपोजिट मटेरियल है या कोई उसी के रिलेटेड कुछ और मटेरियल है लेकिन है सेम वही चीज, सो आप उस पेपर को रीड आउट करें, उसमें से जो नई चीजें निकल रही होंगी अपने पॉइंट आउट करें। जब आप अपने पॉइंट आउट करेंगे तो आपको सही पता चलेगा कि आपने जाना किस तरफ है। एंड देन पेशेंस, ये बहुत बड़ी चीज है। होता क्या है कि जब हम पेपर सर्च कर रहे होते हैं हमें अपने पेपर के रिलेटेड कोई डाटा ही नहीं मिलता, या सपोज हमसे इन दोनों में कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं से हमें सही तरीके से डाटा मिल ही नहीं रहा होता। तो वहां पर क्या करते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं और काम को छोड़ देते हैं। आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर इतनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको डाटा ना भी मिल रहा हो तो आपने अपने अंदर इतना पोटेंशियल रखना है कि आप इसी तरह के डिफरेंट पेपर्स को कलेक्ट करते रहें और उन्हीं से डाटा कलेक्ट करते रहें, तो आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा आ जाएगा। लेकिन ये है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपको काम करने की जुस्तजू होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने सपोज आप डिसहार्ट हुए तो आपने 2 मंथ्स के लिए स्टडी लीव कर दी, तो इससे क्या होगा, होना कुछ भी नहीं है। आप ही का नुकसान होगा कि आप जब भी दोबारा से रिसर्च स्टार्ट करेंगे आपको जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड लास्ट वन, कंटिन्यूसली स्टडी, कि आपको कंटिन्यूसली तौर पे पढ़ना होगा, यानी आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल आपने खुद से बनाना है कि वो किस तरह से, मतलब आप सपोज है आपने अगर दिन में से 3 घंटे रखे हैं तो वो 3 घंटे आपने पढ़ने ही हैं। अब ये नहीं है कि आज मैं 1 घंटा पढ़ लूँ कल 4 घंटे पढ़ लूँगा इक्वल हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं। आपने कंटिन्यूस स्टडी को मतलब कंटिन्यूस टाइम टेबल बनाना है जिसके अंदर आप उस टाइम टेबल के रिगार्डिंग आप पढ़ेंगे, उस टाइम टेबल के रिलेटेड आपका टाइम फिक्स होगा, तभी जाके आप मतलब के रिसर्च के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज फिर यही होगा कि साल के एंड पे जैसे अक्सर आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा कि वो फिर एंड पे आके मिनटे का रहे होते हैं, हमें ये लिख दो, हमें ये लिख दो, हमें ये लिख दो, या फिर वो पैसे देकर लिखवा रहे होते हैं। सो कोशिश करें कि आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकें, क्योंकि अच्छा रिसर्चर बनेंगे सो इससे आपकी अपनी ज़ात को भी फ़ायदा है और आपकी जो कंट्री है उसको भी फ़ायदा है। क्योंकि आपकी ज़ात को तो फ़ायदा होना ही होना है कि आप अच्छे पॉइंट अच्छे मुकाम पे चले जाएंगे, लेकिन आपकी कंट्री को फ़ायदा होगा कि आपकी सूरत में उसे एक अच्छा रिसर्चर मिल जाएगा। सो आपने इन 6 पैरामीटर्स को अपने माइंड में रखना है और इन्हीं पैरामीटर्स के रिलेटेड आपने अपनी स्टडी को जारी रखना है और रिसर्च को जारी रखना है ताकि आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकें। थैंक यू।